नमस्कार, एक्वाकल्चर गुरु में आप सभी लोगों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक है क्ले टर्बिडिटी इन पॉन्ड्स। हम लोगों ने अक्सर ये नज़ारा देखा होगा, पॉन्ड में पानी बहुत ज़्यादा टर्बिड हो जाता है, ख़ास तौर से क्ले की वजह से, मिट्टी की वजह से। तो इसका हम लोग निदान ढूंढने की कोशिश करेंगे कि कैसे पॉन्ड्स में क्ले की टर्बिडिटी को कंट्रोल किया जा सकता है। तमाम चीज़ें हैं, एक के बाद एक हम लोग देखते हैं। हियर वी गो टू आवर फर्स्ट स्लाइड एंड स्टार्ट विथ जनरल इम्प्रेशन। टर्बिडिटी एक बहुत ही सामान्य शब्द है जो पानी में धुंधलापन या कीचड़पन का वर्णन करता है। टर्बिडिटी कई कारणों से हो सकती है, कई पदार्थों से हो सकती है, जिसमें सूक्ष्म शैवाल, फाइटोप्लैंक्टन शामिल हैं, जिसमें बैक्टीरिया शामिल हैं, और घुले हुए कार्बनिक पदार्थ जो पानी को धुंधला कर देते हैं, निलंबित मिट्टी के कण, कोलाइडल सॉलिड्स, ये सब कारण हो सकते हैं। लेकिन हम लोग ख़ास तौर से आज सस्पेंडेड क्ले पार्टिकल्स के बारे में बात करेंगे। मिट्टी में पाए जाने वाले जो कण होते हैं बहुत छोटे हैं और एक दूसरे को पीछे की तरफ हटाते हैं, क्योंकि वे समान विद्युत आवेश का वहन करते हैं। जब ये कण एक तालाब में प्रवेश करते हैं तो वो बैठ नहीं पाते और पानी लगातार गंदला बना रहता है। हालांकि कई अलग अलग प्रकार के पानी में टर्बिडिटी एक समस्या हो सकती है। निलंबित मिट्टी के कारण होने वाली टर्बिडिटी अक्सर सॉफ्ट पानी में, खराब बफर हुए पानी में जिसमें क्षारीयता कम होती है, इन सब में इनके होने की संभावना बहुत प्रबल रहती है। मडी वाटर जो होता है उसमें अक्सर यांत्रिक गतिविधियां अगर कुछ हो रही हैं वो भी एक कारण हो सकती है जिससे पानी गंदला बना रहता है। दूसरी ओर मध्यम मात्रा में अगर फाइटोप्लैंक्टन्स की टर्बिडिटी है तो वो एक ज़रूरी है, वांछनीय है, क्योंकि ये सूक्ष्म जानवरों को, जू प्लैंक्टन्स को, फिल्टर फीडिंग करने वाली मछलियों को भोजन प्रदान करती हैं और घुलित ऑक्सीजन का उत्पादन करके अमोनिया जैसे संभावित जहरीले यौगिकों को हटाकर पानी में गुणवत्ता का सुधार करता है। ये कुछ डायटम्स हैं और कुछ अन्य प्रकार के फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, ये रोटिफर्स हैं और सिलिएट्स हैं, ये सब जू प्लैंक्टन्स हैं। इन सब के लिए वो हरियाली जो है वो अच्छी तरह से भोजन का काम करती है। दूसरी ओर मिट्टी के कणों की वजह से जो टर्बिडिटी होती है वो आमतौर पर अवांछनीय होती है, क्योंकि ये प्रकाश को भेदने से रोकता है। इसलिए शैवाल की वृद्धि के लिए प्रकाश की जो आवश्यकता होती है वो पूरी नहीं हो पाती और बहुत उच्च सांद्रता पर मिट्टी के कण भी मछली के गलफड़ों को ख़राब कर सकते हैं। अगर टर्बिडिटी ज़्यादा है तो मछली के गलफड़े, इसमें रेकर्स होता है, आर्च होती है, फिलामेंट्स होते हैं, ये बिल्कुल स्वस्थ हैं। इनके बीच से जब पानी जाएगा तो ये अच्छी तरह से ऑक्सीजन पकड़ेंगे। लेकिन अगर इसमें मिट्टी घुसी होगी तो वो सरफेस एरिया को ब्लॉक करेंगे और मछली को श्वसन करने में दिक्कत होगी, उसको ऑक्सीजन की कमी होगी। मछली के अंडों को भी ये ख़राब करते हैं, मार सकते हैं, क्योंकि उनको भी पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। तो इसलिए क्ले टर्बिडिटी जो है वो अच्छे खासी अगर मात्रा में है तो ये बहुत ज़्यादा अनडिज़ायरेबल रहती है। कुछ जो कारण हैं जिनकी वजह से क्ले टर्बिडिटी होती है उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। ओवर ग्रेजिंग, अगर वाटरशेड कहीं पर है जिसमें तीन तरफ से पानी आ रहा है और वो फ्लो करके एक तरफ जा रहा है, वो आपके तालाब में जा सकता है, तो वहाँ ओवर ग्रेजिंग हो गई है तो फिर पानी मिट्टी को बहा कर ले जाएगा। क्लियर लैंड्स हैं वो भी एक कारण है। रोड के कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं तो वहाँ से भी मिट्टी आपके तालाब में आ सकती है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं तालाब के आसपास गांव में तो वहाँ से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अगर कैटल पॉन्ड में है तो इनकी वजह से भी बहुत ज़्यादा टर्बिड हो जाता है पानी। पॉन्ड के बैंक का इरोज़न होता है, बांध जो है वो टूट जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, यहाँ से मिट्टी जाती है। आप एक्सेसिव एरेशन अगर करेंगे तो भी नीचे से मिट्टी जो है वो पानी में आकर सस्पेंडेड हो जाएगी। कुछ मछलियाँ हैं जो बॉटम फीडर्स होती हैं, वो हमेशा ज़मीन में जाकर कुछ ना कुछ ढूंढती रहती हैं, खाती रहती हैं, उनकी वजह से भी पानी टर्बिड हो जाता है। तो ये कुछ कारण हैं संभावित जिनकी वजह से टर्बिडिटी होती है। तो कोई भी निदान करने से पहले ये देख लेना चाहिए कि कारण क्या है, तो उस कारण का निवारण बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही आप जो निदान लेंगे वो सफलतापूर्वक
होगा। केमिस्ट्री की बात करें अगर तो बहुत ज़्यादा इसकी केमिस्ट्री जो है वो समझ में आती नहीं, लेकिन मुख्य रूप से काफ़ी जटिल भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाएं इसमें शामिल हैं। मिट्टी के कण बहुत छोटे होते हैं, बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं, और वो स्थिर पानी में भी आसानी से बैठते नहीं। इन कणों के छोटे आकार का अर्थ ये है कि उनके पास कण के आयतन के सापेक्ष में अत्यधिक उच्च सतह क्षेत्र रहता है, जिसकी वजह से वो सेटल नहीं होने पाते। एक मिट्टी के कण को आप नेगेटिव विद्युत आवेश से ढकी हुई एक सपाट प्लेट के रूप में देख सकते हैं, जो पानी में पॉजिटिव आयंस को अपनी तरफ आकर्षित करती है। पॉजिटिव आयन जो तुरंत ही मिट्टी के कण से सटे होते हैं, उन्हें आवेशित मिट्टी के कण कहा जाता है, जबकि उनसे जो थोड़े दूर होते हैं वो कम दृढ़ता से उनकी तरफ जुड़े होते हैं, वो भी पॉजिटिव आयन वहाँ पर क्रिएट करते हैं। तो पानी में नेगेटिव रूप से आवेशित मिट्टी के कण पॉजिटिव रूप से आवेशित आयनों के बादलों से घिरे रहते हैं। इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर आप देखिए। ये जब पास में आएंगे तो जैसे चुंबक की सेम पोलैरिटी आप एक तरफ लाइए तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, इसी तरह ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो जिसकी वजह से पानी में सस्पेंडेड रहते हैं। और इस तरह के अगर बहुत ज़्यादा कण हैं जो एक साथ अत्यंत छोटे छोटे कण हैं, वो सब एग्रीगेशन में आने नहीं पाते और बड़े पार्टिकल नहीं बनने पाते, तो वो रिपल्सिव फोर्स काम करती रहती है। अब वो सब दूर दूर रहते हैं और अच्छी तरह से पानी में हर समय सस्पेंडेड रहते हैं। ये रिपेल कर देते हैं, जैसे मैग्नेट रिपेल करता है उस तरह से। तो इनका जो छोटा साइज़ है वो और इनके सरफेस पर जो इलेक्ट्रिकल चार्ज है वो एक्सप्लेन करता है कि किस तरह से ये पार्टिकल्स सस्पेंशन में बने रहते हैं। क्ले टर्बिडिटी जो होती है, ये जो डेली फ्लक्चुएशन होता है डिज़ॉल्व ऑक्सीजन लेवल को, इसको कम करती है, क्योंकि दिन में ऑक्सीजन बनती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि प्रकाश रहता है, और रात में श्वसन होता है, रेस्पिरेशन चलता है, तो ऑक्सीजन की कमी होती है। लेकिन अगर उसमें क्ले टर्बिडिटी है तो ये फ्लक्चुएशंस कम हो जाएंगे। लेकिन मडी वाटर अगर है तो उसमें जो एवरेज डिज़ॉल्व ऑक्सीजन का लेवल होगा वो हमेशा कम होगा उससे, जिसमें कि फाइटोप्लैंक्टॉन्स है या तालाब जो ग्रीन है उसमें ऑक्सीजन हमेशा एवरेज ज़्यादा रहेगी। और ब्लू ग्रीन एल्गी जो है ये लो लेवल की जो लाइट होती है पानी के अंदर, जैसा कि मॉडरेट टर्बिडिटी में हो जाता है, उस पर ये अच्छी तरह से ग्रो करते हैं और यही कारण बन जाते हैं जो मछली को ऑफ फ्लेवर देते हैं। ये ब्लू ग्रीन एल्गी की तस्वीर आप देखें, जो लेस टर्बिड वाटर होता है उसमें आसानी से बन जाती है। फ्लॉकुलेशन पानी में पदार्थों को जोड़कर मिट्टी की टर्बिडिटी को नियंत्रित करने का एक तरीका है, जो कणों के बीच में एक पुल बनाने का काम करता है। कई छोटे छोटे कणों को जोड़कर एक समूह के रूप में संयोजित कर देता है, जिनको आप फ्लॉक कह सकते हैं। जो पदार्थ यानी कि मेटल साल्ट हम जोड़ते हैं, उसका ये गुण होता है कि वो हाइड्रोलाइज होने के बाद ये जो कण होते हैं, ये कोलाइड्स होते हैं, इनके चारों तरफ जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसको कम करता है, श्रिंक करता है। क्ले पार्टिकल के चारों तरफ जो पॉजिटिव चार्ज का पूरा बादल छाया है उसे कम करता है और दो पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन करके उन्हें कोआगुलेट करने का काम करता है, ब्रिज बनाने का काम करता है। और जैसे जैसे ये पार्टिकल आपस में ब्रिज से जुड़ते जाते हैं, ये बड़े होते जाते हैं और दूसरे को भी अपनी तरफ खींचते हैं, और ये भारी हो जाते हैं तो ये सेटल हो जाते हैं, सस्पेंशन में नहीं रह पाते। इस तरह से कुछ आपस में जुड़ते चले जाते हैं। इसमें सबसे फेमस चीज़ है फिटकरी यानी कि एलम। फिटकरी एल्युमिनियम सल्फेट सबसे प्रभावी होता है। इसकी खुराक जो होती है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती, 15 से 25 मिलीग्राम पर लीटर अगर आप कैलकुलेट करके किसी तालाब में डालेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। हम लोगों ने खुद करके देखा है। अगर लेस टर्बिड वाटर है यानी कि 30 सेंटीमीटर से कम है विजिबिलिटी, आप शीची डिस्क से आप विजिबिलिटी देख सकते हैं। इसे शीची डिस्क कहते हैं, जिसे लटका करके हम पानी में कितनी टर्बिडिटी है उसको जान सकते हैं। और अगर पानी हाईली टर्बिड है यानी कि 15 सेंटीमीटर से भी कम है उसकी विजिबिलिटी, तो हम ज़्यादा कंसंट्रेशन का इस्तेमाल कर लेंगे, 25 की तरफ चले जाएंगे, 25 मिलीग्राम पर लीटर। एलम जो है वो पानी को अम्लीय बना देता है और कम क्षारीयता वाले तालाब में, जिसमें
एल्कलिनिटी 20 मिलीग्राम पर लीटर कैल्शियम कार्बोनेट से कम हो, अगर ऐसी स्थिति है तो आप उसमें पहले से हाइड्रेटेड लाइम ज़रूर डाल दीजिए, ताकि पानी का पीएच इतने लेवल तक कम ना हो जाए कि मछली की ग्रोथ पर असर आए या मछली के सर्वाइवल ही खतरे में आ जाए। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। और जो की है सक्सेस की, वो ये है कि एलएम को बहुत अच्छी तरह से घुलना चाहिए पानी में और बहुत क्विकली मिक्स होना चाहिए पूरे तालाब में। इसके लिए तमाम तरीके हैं जिसका आप इस्तेमाल कर लें। आप किसी बोट पे बैठ के सब छिड़क सकते हैं, या अगर एरेटर लगा है तो उसके आसपास छिड़क सकते हैं, पानी डाल सकते हैं, जिससे बहुत तेज़ी से पूरे तालाब में मिक्स हो जाए। और किसी शांत मौसम में ही ये काम करिए। अगर बहुत तेज़ हवा चल रही है या तूफ़ान टाइप का है तो ये काम ना करें। तो अगर डोज सफिशिएंट है और इन सब बातों का आप ध्यान रख रहे हैं तो बहुत जल्दी कुछ ही घंटों में ही पानी एकदम क्लियर हो जाता है। वैसे तो जो डोज़ हम लोगों ने बताई है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है, लेकिन किसी भी पॉन्ड में अगर आप एलम डालना चाहते हैं तो सबसे पहले एक छोटा सा टेस्ट कर सकते हैं, जिसे बकेट टेस्ट कहते हैं। तो जो भी आप फिटकरी इस्तेमाल करना चाहते हैं वो आप ले आएँ, उसका छोटा सा नमूना, और 4 बाल्टी लीजिए जिसमें 20-20 लीटर पानी उस गंदे तालाब से ला के रख लीजिए, और उसमें बहुत कायदे से वज़न करके बहुत छोटी क्वांटिटी प्रत्येक में डालना है। एक में 0.2, एक में 0.3, एक में 0.4, एक में 0.5 ग्राम उसी एलम का डाल दिया जाए। उसके बाद उसको बहुत अच्छी तरह से आपको घुमाना है। उसको 2 मिनट तक आप उसे घुमाते रहिए ताकि वो अच्छी तरह से उसमें घुल जाए, और उसके बाद 5-5 मिनट रुक करके कम से कम 5 या 6 बार तक उसे बहुत अच्छी तरह से घुमाइए। तो लगभग 30 मिनट हो जाएगा। 30 मिनट के बाद आप उसकी क्लैरिटी चेक करिए चारों बाल्टियों की। उसमें जो सबसे मिनिमम डोज आपका कोआगुलेंट जिसमें पड़ा है, उसमें जहाँ पानी क्लियर हो गया वही डोज आपके काम आएगी। मान लीजिए कि 0.4 वाले में आपको क्लैरिटी मिली, 0.3 वाले में नहीं मिली, और 0.5 में तो मिलेगी क्योंकि उसमें तो ज़्यादा है। तो आपको 0.4 वाला जो है मेज़रमेंट वो याद रखना है। इसके बाद आप तालाब के चारों ओर 10 से 20 स्थानों पर एक वेट वाली रेखा से, लाइन से आप गहराई का माप करिए, और उसके बाद उसका औसत गहराई का कैलकुलेशन करिए। उसके बाद आप ये टेबल देखिए, इस टेबल का आपको सहारा लेना पड़ेगा। इसमें आपको देखना पड़ेगा, मान लीजिए 3 नंबर की बाल्टी आपकी न्यूनतम डोज है जिसमें वो पानी क्लियर हो गया है, तो 0.4 ग्राम वाली बकेट आपकी है। अब मान लीजिए गहराई आपकी 3.5 आई एवरेज, तो इसमें आप 0.4 वाले पर नीचे आ जाइए, और देखिए तो यहाँ पर लिखा हुआ है 96 kg पर एकड़। ये जो आपकी रीडिंग है ये 1 एकड़ में डालने के लिए यहाँ पर चार्ट में दी हुई है, और आपके पास जितने एकड़ तालाब हो उसको इस 96 से गुणा कर दीजिए, तो आपको रेट पता लग जाएगा कि कितना अमाउंट आपको एलम इस पॉन्ड में डालना है। वो आप अच्छी तरह से मिक्स करके, घोल करके पूरे तालाब में छोड़ दीजिए, और कुछ ही घंटे में तालाब का पानी एकदम बढ़िया क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। और भी बहुत से कोआगुलेंट्स हैं जिन्हें आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे जिप्सम है, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एप्सम साल्ट है, मैग्नीशियम सल्फेट, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। लाइम स्टोन का इस्तेमाल किया जा सकता है। जिप्सम का कंसंट्रेशन जो होगा वो 100 से 300 मिलीग्राम पर लीटर होगा, और उस तब ये इफ़ेक्टिव होगा। लेकिन कैल्शियम की हार्डनेस उस तालाब में आपकी 50 मिलीग्राम पर लीटर से कम होगी, नहीं तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी सेचुरेशन आ गया है कैल्शियम का। तो ये जिप्सम फिर वहाँ काम नहीं करेगा, फिर वहाँ एलम ही इस्तेमाल करिए, यानी कि फिटकरी का ही इस्तेमाल करिए। जिप्सम वैसे नेचुरल साल्ट है और ये पीएच को इफ़ेक्ट नहीं करता जैसे कि एलम में करता है। तो आपको अगर कम है बफर वहाँ पर तो आपको हाइड्रेटेड लाइम मिलाना पड़ता है, वैसे यहाँ नहीं मिलाना पड़ेगा। और कोई भी कोआगुलेंट आप डालेंगे तो वो फास्फोरस को डिप्लीट करेगा। देखिए किसी भी फाइटोप्लैंक्टन्स को ग्रो करने के लिए या एग्रीकल्चर में भी NPK की आवश्यकता होती है। P मतलब फास्फोरस। तो अगर हम कोआगुलेंट डालते हैं तो वो फास्फोरस को डिप्लीट करता है, तो आपको फिर उसमें अच्छी तरह से न्यूट्रिएंट डालना पड़ेगा ये, ताकि फर्टिलाइजेशन हो और अच्छी हरियाली वापस बने। मडी वाटर जो है वो सस्पेंडेड क्ले पार्टिकल की वजह से होता है। वो कभी कभी और भी चीज़ों के इस्तेमाल से किया जा सकता है,
जैसे भूसे की टूटी हुई गांठ हैं, उनको जौ की या घास की, उन्हें कट पीस करके उन्हें फैलाया जा सकता है, तट रेखा पर डाला जा सकता है। इससे ये सड़ेंगे तो एसिड बनेगा, उससे भी पानी क्लियर होता है, लेकिन ये ऑक्सीजन को भी पिएगा, इसलिए थोड़ा सतर्क रहना है, ऐसा ना हो कि वो ऑक्सीजन को ज़्यादा डिप्लीट कर दे। कॉटन सीड मील का भी इस्तेमाल किया जा सकता है किनारे किनारे पर, ये भी टर्बिडिटी को कम करता है, लेकिन थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है, नहीं तो नुकसान भी हो सकता है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्रिवेंशन, रोकथाम सबसे अच्छा नियंत्रण का तरीका है। टर्बिडिटी की समस्या के कारण को सबसे पहले ठीक किया जाए, उसके बाद कोआगुलेंट लगाइए, तब आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। तो वाटरशेड प्रोटेक्शन, सॉइल कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस, इन सब का इस्तेमाल पहले करना चाहिए। इसमें 8 टूल्स हैं जिन पे आपको ध्यान देंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। अब इस वीडियो में तो इसको नहीं डाल सकते, इसके लिए अलग वीडियो बनाएंगे, एक सेपरेट वीडियो जिसमें इन सब चीज़ों के बारे में विस्तार से चर्चा की जाएगी। तो ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। ऑल्सो अब गंदे पानी को भी अलविदा कहने का टाइम आ गया। ये सब प्रैक्टिसेस अपनाई हुई हैं, आप लोग इसे इस्तेमाल करें और इससे लाभ उठाएं, और हो सके तो कमेंट बॉक्स में आप बताएं भी कि आपको कैसा रिज़ल्ट आया। तो इस वीडियो से आपने कुछ नया हासिल किया है तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो और भी टॉपिक्स हैं पॉन्ड एक्वाकल्चर के, हम लोग जल्दी ही मिलते हैं अपने नए वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।